चुका हूं। Common secondary structures have characteristic dihedral angles. What does this mean? Common secondary structures कौन कौन से पढ़ लिए आप लोग अभी तक? अल्फा हेलिक्स, बीटा टर्न, बीटा सीट, तो ये सब कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें डायहेड्रल एंगल्स जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक निश्चित डायहेड्रल एंगल है उनमें। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिफिनेशन में ही आप पढ़े हैं कि थ्रू आउट दैट सेगमेंट डायहेड्रल एंगल्स रिमेन सेम। ठीक है, तो सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक डायहेड्रल एंगल है। अल्फा हेलिक्स का -57, -47, और बीटा सीट का भी उसी तरह -180, 120 देखे 180 नहीं 100 से ज्यादा था कुछ। देखिए क्या कर रहा है। The alpha helix and the beta conformations are the major repetitive secondary structure in wide variety of proteins. Understood? Although other repetitive structures exist in some specialized proteins. An example is collagen. देखिए इस यहाँ पर कैच को समझिए तो आपको कोलेजन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर में, कि कोलेजन में भी हेलिक्स है। सुन रहे मेरी बात को? यस सर। कोलेजन कहां पर है? कोलेजन कहां पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू में, एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। एंड अल्फा किरेटिन का नाम सुने हैं? अल्फा किरेटिन बाल में पाया जाता है। आपका बाल जो है पूरा अल्फा किरेटिन है। तो अल्फा किरेटिन प्रोटीन में कैसा है? सर बताएं। अल्फा किरेटिन में का स्ट्रक्चर देखोगे आप तो उसमें आपको हेलिक्स मिलेगा, और कोलेजन में भी हेलिक्स मिलेगा। समझ रहे बात को? पर्टिकुलरली यहाँ पर कोलेजन हेलिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें देयर आर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। These polypeptide chains are coiled along its axis, यानी यह एक तरह का हेलिक्स हो गया। This is helix. This itself is a helix. और इस हेलिक्स का नाम है कोलेजन हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स नहीं, कोलेजन हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स दूसरा तरह का है और ये हेलिक्स दूसरे तरह का है जो कोलेजन में है। एंड तो यह जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, दिस आल्सो इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लेकिन आपको क्यों नहीं उस समय वहां बताया? क्योंकि ये कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह का हेलिक्स सिर्फ कोलेजन में मिलता है। ओके, तो और कोलेजन के 30-40 डेरिवेटिव्स हैं। आपके बॉडी में ही 30-40 तरह का कोलेजन होता है। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरह के कोलेजन होते हैं। समझ में? 30-40 तरह का मतलब उसमें क्रॉस लिंकिंग जो है पॉलीपेप्टाइड के चेन के बीच में, दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ। ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा तो ज्यादा मजबूत प्रोटीन होगा। तो आप पहले इस पर ध्यान दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अल्फा, आप देखिए इसमें इसको बोलते हैं कोलेजन हेलिक्स। ये कोलेजन टाइप का हेलिक्स अदर प्रोटीन्स में नहीं मिलता है, सिर्फ कोलेजन में मिलता है। तो इसकी क्या खूबी है? यह हेलिक्स जो है लेफ्ट हैंडेड है। और अल्फा हेलिक्स क्या था जो प्रोटीन में मिलता था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पर है? राइट हैंडेड। वो राइट हैंडेड था। करेक्ट। तो अल्फा हेलिक्स का प्रॉपर्टी, इसीलिए नाम उसका अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स जितने भी प्रोटीन्स हैं दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म से सारे प्रोटीन्स में प्रेजेंट है अल्फा हेलिक्स, और सब जो है राइट हैंडेड फॉर्म में है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहीं मौजूद नहीं है। ऑल्दो थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल रामचंद्रन प्लॉट में, बट इट इज नॉट फाउंड इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। अब देखिए तो ये अलग कैसे है? कोलेजन हेलिक्स जो है, अल्फा हेलिक्स में भी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है
याद है स्ट्रक्चर की भूल गए? यस सर। याद है सर। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में याद है तो फटाफट समझ में, अल्फा हेलिक्स जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन था, राइट हैंडेड था। ओके, और उसका कितना था, एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में स्पैन 5.4। ओके, इसमें 5.4 से बताएंगे इज ए डिफरेंट वैल्यू। और उसमें कितना था एक टर्न में अमाइनो एसिड 3.6। कोलेजन हेलिक्स में एक टर्न में 3 अमाइनो एसिड है, ये 5.4 से कम होता है शायद। अच्छा देखेंगे हम आगे कितना, इसमें नहीं दिया है इस फिगर में। तो इसी तरह, और इसको बोलते हैं अल्फा चेन। इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करता है अल्फा चेन, अल्फा हेलिक्स, कोलेजन हेलिक्स। ठीक है, तो कोलेजन हेलिक्स, कोलेजन प्रोटीन में जो हेलिक्स है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का, दैट इज कॉल्ड एज कोलेजन हेलिक्स। और एक पेप्टाइड चेन को बोलते हैं अल्फा चेन। और इसी तरह 3 अल्फा चेन जो है दे आर, अभी इसको बोलेंगे हम सुपर क्वाइल्ड around each other. Three alpha chains identical or may not be identical, क्योंकि इसमें एक ट्राइपेप्टाइड यूनिट रिपीट होता है, तो आइडेंटिकल ही समझ लो एक तरह से। लेकिन तीनों अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल है। और तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल जो है आपस में फिर सुपर क्वाइल्ड है। और हर मॉलिक्यूल जो है दैट इज अल्फा चेन, हर अल्फा चेन भी जो है क्वाइल्ड है। अल्फा चेन जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड क्वाइल है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड था, उसका उल्टा यहाँ क्वाइल्ड है, लेकिन अल्फा चेन उसीलिए उसको कहा गया कोलेजन हेलिक्स। कोलेजन हेलिक्स इज लेफ्ट हैंडेड क्वाइल। तो हर अल्फा चेन इज क्वाइल्ड, और वो तीनों क्वाइल्ड चेन भी आपस में क्वाइल्ड होके सुपर ट्विस्ट बनाया, सुपर क्वाइलिंग हुआ, एंड दैट सुपर क्वाइल्ड कोलेजन हेलिक्स इज नाउ कॉल्ड एज ट्रिपल हेलिक्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यह अगर मान लो कि एक क्वाइल्ड अल्फा चेन को आप, एक अल्फा चेन है क्वाइल्ड है, इसको आप स्ट्रेट समझो, अगर मान लिया क्वाइल्ड ऐसे नहीं है, ऐसे है, इसके एक्सिस को अगर लेके चलें सिर्फ हम, तो फिर यह भी 3 क्वाइल्ड है आपस में, 3 तरह के अल्फा चेन। तो उस क्वाइलिंग का क्या नेचर है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स में क्वाइलिंग का क्या डायरेक्शन है, दैट इज फिर इसका उल्टा क्या हो गया, वो राइट हैंडेड है। समझ में आई बात? कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाओगे पूरा समझ जाओगे। कोलेजन हेलिक्स में 3 अल्फा चेन्स आर लेफ्ट हैंडेड, ओके, बट they are coiled in a right handed way. They are super coiled around each other in a right handed way, but each alpha chain is coiled around its axis in left handed way. Are you getting my point? यस सर। तो अब Yes, यस sir. सर। तो अब बताइए, यहाँ ये कोलेजन का जिक्र इसलिए यहाँ पर किया, सेकेंड ये तो टर्सरी स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं, यहाँ पर इसलिए जिक्र आया कि अल्फा हेलिक्स बीटा कन्फॉर्मेशन के अलावा भी बहुत तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, बट वो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर भी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन किसको कहोगे ये बताओ आप लॉजिक से। व्हिच विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स या कोलेजन हेलिक्स? कोलेजन हेलिक्स होना। Yes, कोलेजन हेलिक्स विल बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंसीडर तभी करते हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का, और यहाँ पर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में सुपर क्वाइल्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ओके, या टर्सरी स्ट्रक्चर कह लो। ओके, टर्सरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, या इसको आपस में हर पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर ये कोलेजन हेलिक्स इज ए टर्सरी स्ट्रक्चर। अब कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स भी आपस में फिर क्वाइल्ड है, मेनी कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स इज वन यूनिट, दिस इज वन सब यूनिट, सो दिस इज टर्सरी स्ट्रक्चर। और बहुत सारे कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स जो है आपस में, आप फोटो देख रहे हो कोलेजन का, सी थोड़ा सा अच्छा फोटो नहीं है, मिटा दूं इसको। Yes, sir. ध्यान से समझिए, अभी हम प्रोटीन सबका थोड़ा थोड़ा मेजर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके दिमाग के दरवाजे भी बंद खुल जाएंगे। देखिए ये है आपका कोलेजन, देखिए ट्रिपल हेलिक्स है इन 3 डिफरेंट कलर, प्रोटीन हेलाइसिस, collagen helices are super coiled around each other, and what they are forming this क्या बना रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल। Microfibril is basically collagen triple helix. Many microfibrils are bundled together forming subfibril. Many subfibrils are again bundled together forming fibril. Okay, and many fibrils are bundled in collagen fibers. ठीक है, बीच में अदर प्रोटीन्स भी है। उसके सिंपलेस्ट यूनिट को अगर आप देखें, दिस इज ट्रिपल हेलिक्स। ओके, ये और ये हो गया कोलेजन, आपके कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है दिस प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ये। इस कर्वी का नाम सुने हैं? Yes, sir. Vitamin C, sir. Yes, sir. विटामिन सी की कमी से इस कर्वी होती है। इस कर्वी के साथ इसका रिलेशन, अब कभी सोचे हो कि क्या है उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, कभी डिटेल में? इस कर्वी में विटामिन सी का रिलेशन है कोलेजन के साथ। ठीक है, कोलेजन के करेक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में विटामिन सी का अहम योगदान है। अगर विटामिन सी डेफिशिएंट हो जाएगा तो क्या होगा, आपको पढ़ाए हैं कुछ अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स जिसमें 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन बताए थे। याद आया 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन? Yes, sir. Proline. 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है कोलेजन में, समझे? लगभग ग्लाइसिन भी बहुत ज्यादा होता है। प्रोलिन लगभग नहीं, ग्लाइसिन सबसे ज्यादा होता है, प्रोलिन लगभग 21% 20% होते हैं इस प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन मिला के इसमें कोलेजन में। सिर्फ प्रोलिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन ही मिला करके 21% हो गया, तो सोचो कितना। और ग्लाइसिन है 35%, यानी हर तीसरा अमाइनो एसिड इसमें ग्लाइसिन है। ओके, तो क्या कह रहे थे, हाइड्रोक्सीप्रोलिन। तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन तो पहले तो प्रोलिन इनकॉर्पोरेट हुआ कोलेजन में, हाइड्रोक्सीप्रोलिन वो डेरिवेटिव जो बना बाद में एंजाइमेटिक रिएक्शन से बना, वहां पर विटामिन सी का रोल है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो प्रोलिन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सीप्रोलिन इन दिस कोलेजन प्रोटीन, और क्या होगा, स्ट्रक्चर विल बी डिस्टर्ब्ड, इसका स्ट्रक्चर कोलेजन का खराब हो जाएगा। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन का जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आ पाएगा, और कनेक्टिव टिश्यू विल बिकम ब्रिटिल, वो टूटेगा, फटेगा, इसलिए इस कर्वी में वो सब सिम्टम्स आपको दिखते हैं। ओके, तो क्या बताना चाह रहे थे, क्या बता रहे थे, कहाँ से आया ये? सर्दी के बाद हाँ, इस कर्वी, चलो इतना इस कर्वी का जान लीजिए। विटामिन सी की वजह से इसमें हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन जो है हाइड्रोक्सीप्रोलिन बनता है। अगर नहीं बनेगा तो कोलेजन का स्ट्रक्चर जो है डिफेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलो पहले इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, इसमें आएंगे टर्सरी स्ट्रक्चर में मजा आएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको बहुत फाई साई अल्फा बीटा, बहुत ग्रीक लेटर और लैटिन लेटर वर्ड आप देख लिए हैं, हालांकि वहां भी ये सब वर्ड आएंगे, लेटर्स आएंगे। ओके, लेकिन कंपैरेटिवली इससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, सेकेंड पॉइंट
सेकंड पॉइंट हुआ था क्या? नहीं सर, ओके, कहाँ है? नहीं सर, कॉमन बता रहे थे। हाँ, एवरी टाइप ऑफ, तो ये फर्स्ट पॉइंट इसीलिए एलाबोरेट किए कि कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, बीटा टर्न, बीटा शीट्स हैं, वो बहुत प्रोटीन में प्रेजेंट है, लेकिन इस तरह का स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कोलेजन हेलिक्स, वो कोलेजन में ही प्रेजेंट है। एवरी टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द डायहेड्रल एंगल्स साई एंड फाई, ठीक, एसोसिएटेड विथ ईच रेसिड्यू, दिस यू नो ऑलरेडी। हर तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इवन इसका भी, कोलेजन हेलिक्स का भी एक निश्चित साई एंड फाई वैल्यूज है। ओके, so associated with each residue as shown by Ramachandran plot, the dihedral angles that define the alpha helix and beta conformations fall within a relatively restricted range of sterically allowed structures. This I have explained you. ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही प्रॉपर्टी है कि फिक्स्ड या रिस्ट्रिक्टेड अलाउ, रेस्ट्रिक्टेड रेंज, बहुत ही छोटा नैरो रेंज हो, तो उसमें वो फॉर्म होंगे, फॉल विद इन ए relatively restricted range of sterically allowed structures. So, most values of phi and psi taken from known protein structures fall into expected regions with high concentrations near alpha helix and beta conformation values are predicted. Figure 49b अभी दिखाएंगे. The only amino acid residues often found in conformation outside the region is glycine. Because its side chain is so small, a glycine residue can take part in many conformations that are sterically forbidden for other amino acids. नहीं, इसके नीचे है. ये दिख रहा है रामचंद्रन प्लॉट? यस सर। Ramachandran plot showing a variety of structures. The value of phi and psi for various allowed secondary structures are overlaid on the plot from 4-3. Although left-handed alpha helices are extending over several amino acid residues, are theoretically possible, they have not been observed in proteins. चलिए इसको समझिए. ये तो आपको एक सिमिलर ऐसा फिगर पहले समझा दिए थे रामचंद्रन प्लॉट का. लेकिन ये देखिए, ये आइडियलाइज्ड फिगर है. ओके, कि -57 -47 एंगल होगा एग्जैक्टली, तब अल्फा हेलिक्स का आइडियल कंडीशन है. लेकिन phi and psi values of the observed value of phi psi in a protein reality में, you can see here this region, the dots are dense here in this region. Not all dots are superimposed at one point only like this. This is the idealized condition. In this you will see the area representing the formation of alpha helix here. The dihedral angles in this region will be somewhat around -57 and 47. Okay, थोड़ा little variations है, एक restricted range है, but all of them are concentrated to this area. So you will say that the amino acid residues, each black dot is representing one amino acid residue except glycine. Glycine का इसमें include नहीं किया है. Okay, and this is the Ramachandran plot for which, and this is for an entire protein. This plot, this is the idealized one. Okay, based on alanine का. ये alanine का, alanine residues का क्या है, रामाचंद्रन प्लॉट है. अब रामाचंद्रन प्लॉट can be made
of any protein. So this, I think this is the plot from which protein? लिखा है कहीं नाम? हाँ, values phi b है ना, b values phi and psi for all the amino acid residues except glycine in the enzyme pyruvate kinase isolated from rabbit are overlaid on the plot of theoretically allowed conformations. देखिए, theoretically allowed conformations है, ये सब इस रीजन में आ गया तो अलाउ हो जाएगा, इस रीजन में आ गया तो अलाउ हो गया, स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कर दीजिए इस रामाचंद्रन प्लॉट पर जितना भी वैल्यूज, ये जो एंजाइम लिया प्रोटीन पायरुवेट काइनेज रैबिट का, उसमें हर अमाइनो एसिड रेसिड्यू 1 से लेकर के जितना भी थे, ग्लाइसिन को सिर्फ छोड़ के, उस सब का फाई एंड साई एंगल का वैल्यूज का इंटरसेक्शन पॉइंट प्लॉट किया गया एक ब्लैक डॉट में। तो हर अमाइनो एसिड्स का मिला इसमें, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स में थे उनके डॉट्स वेयर कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन। ठीक है, सब एक ही पॉइंट पर नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वेरिएशन है, बट दे वेर कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन। समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स the amino acid residues which are showing the values in these regions are definitely present in alpha helices. Okay? हो सकता है इससे क्या मदद मिलेगी, हो सकता है अमाइनो एसिड नंबर 5 और अमाइनो एसिड नंबर 205 मान लो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं कि अमाइनो एसिड नंबर 5 का डॉट मान लो यहां पर आया, ओके, और अमाइनो एसिड नंबर 205 उसका भी डॉट यहां पर आया इन दिस रीजन। व्हाट यू विल get the information, gain the information from this data? If the amino acid number 5 and 205 are on the phi psi values of these two amino acids are same and falling in the alpha helix region, what it might indicate that these two amino acids are involved in alpha helix, that's for sure. Second point is maybe these two amino acids are part of two different alpha helices. Okay? आ रही बात समझ में? यस अगर नजदीक वाले का मिल गया 5वां 6वां 7वां 10वां 25वां तो आप कहोगे कि हाँ ये एक ही अल्फा हेलिक्स के अमाइनो एसिड्स पार्ट है। डिस्टेंट है बहुत, हो सकता है, चांस है कि 5 से लेके 205 तक में सब क्या है, पूरा का पूरा अल्फा हेलिक्स है। जैसे आपके बाल का प्रोटीन अल्फा कीरेटिन, अभी हम आपको बताएंगे अल्फा कीरेटिन का स्ट्रक्चर। अल्फा कीरेटिन में क्या है, पूरा अल्फा हेलिक्स है। और कैसा अल्फा हेलिक्स है, 2 अल्फा हेलिक्स भी, जैसे ट्रिपल कोलेजन हेलिक्स देखे थे कोलेजन में, क्या था वहां, कोलेजन हेलिक्स जो कि लेफ्ट हैंडेड है और राइट हैंडेड वे में सुपर क्वाइल्ड है। यहाँ पर बाल के प्रोटीन में ये दूसरे तरह का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के जैसा तो यहाँ रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पर बाल के प्रोटीन को काफी ज्यादा हाइड्रोफोबिक होना है, काफी ज्यादा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होना है। ओके, तो यहाँ पर है आपका अल्फा हेलिक्स एंड 2 अल्फा हेलिसेस आर coiled around each other, सुपर ट्विस्ट। अब ये सुपर ट्विस्ट जब हुआ तो उसके बाद मतलब समझो कि जो 2 रस्सी है, रस्सी बनाते हो तो अमेठ के दो रस्सी के फाइबर को आप अमेठ के आपस में मिला दो तो मोटा रस्सी और मजबूत बनेगा। जितना ज्यादा उसको अमेठोगे रस्सी के और जितना ज्यादा उसमें टर्न क्रिएट होगा, क्वाइलिंग होगी,
उतना ज्यादा वो ट्विस्ट मजबूत होगा और रस्सी भी उतनी मजबूत होगी। ओके, तो इसी प्लान को यहाँ भी सेल में भी हो रहा है। दोनों अल्फा हेलाइसेज जो है एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा हेलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर और दो अल्फा हेलाइसेज का सुपर ट्विस्ट जो आपस में है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टर्सरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया और दोनों मिला के टर्सरी स्ट्रक्चर हो गए। तो अब ये दोनों अल्फा हेलिक्स जो सुपर ट्विस्ट हैं, ये इस तरह से सुपर ट्विस्टेड है और काफी टाइटली सुपर ट्विस्ट है, एक दूसरे को एकदम चिपक के एकदम हग किए हुए जैसे समझ लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं अल्फा केराटिन बाल के, इसीलिए बाल को देखोगे इनसॉल्युबल इन वाटर। टू डाइजेस्ट हेयर प्रोटीन इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, बाल के ऊपर पानी टिकता नहीं है, ओके, कम, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज भरे हैं, तो सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो है दोनों चेन के आपस में सब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस किए हुए टाइटल, एक तो इंट्रा चेन भी है, इंटर चेन भी है, इंट्रा चेन भी है, इंटर चेन भी है। और इसमें क्या होता है, दोनों आपस में टाइटली क्वाइल्ड है, दो रस्सी, ठीक है। तो इसका टर्न का जो स्पैन है घट जाता है, समझे। तो कोरे एंड पॉलिंग जो था वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सबसे पहले उसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की खोज की, तो उसने सबसे पहले बाल का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का खोज किया था, बाल की प्रोटीन अल्फा केराटिन को स्टडी किया था। तो उसको क्या मिला था कि अल्फा केराटिन का जो हेलिक्स है उसका टर्न जो है 5.1 और 5.2 है एंगस्ट्रॉम, बट बाद में पता लगा कि इन्हें इन एन आइडियलाइज्ड अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर द स्पैन इज 5.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अल्फा यहाँ केराटिन में दो जो अल्फा हेलिक्स क्वाइल्ड है वहां पर घट जाता है टर्न के बीच का डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस सुपर क्वाइलिंग ऑफ द टू चेन्स अराउंड ईच अदर। तो सुपर क्वाइलिंग की वजह से और घट गया उसका, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वहां, लेकिन यहाँ भी ये अल्फा हेलिक्स ही है। समझ में आया, जैसे दो रस्सी के मान लिया दो ऐसे फाइबर्स को अमेट करके रस्सी में आप गूंथ के बनाओ लंबा, तो पहले अगर क्वाइलिंग के पहले उस रस्सी में अगर टर्न है, क्वाइलिंग के बाद वो टर्न जो है सो घट जाएगा, टर्न जो है छोटा छोटा हो जाएगा, घट नहीं जाएगा, मतलब टर्न का स्पेन छोटा हो जाएगा। दिस इज कॉमन लॉजिक। ओके, टाइटली क्वाइल्ड होगा तो। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, Yes, sir. क्लियरली सर। तो ये हो गया आपका क्या, अल्फा केराटिन। अब इसी स्ट्रक्चर की वजह से आप समझिए, बाल को खा सकते हो आप लोग? नहीं, बाल पचेगा नहीं, पचेगा, लेकिन कोलेजन पच जाएगा, समझे। कोलेजन जो है वो पच जाएगा, कहाँ गया इसको मिटाने वाला। और कोलेजन एज ए फूड सोर्स भी यूज होता है। देखो कोलेजन का स्ट्रक्चर में क्या था, ट्रिपल हेलिक्स है, ये पच जाता है, लेकिन ये डबल हेलिक्स जो है टर्न बाल वाला ये नहीं पच पाता, ये उससे भी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका। ओके, अब तो कोलेजन में ट्रिपल हेलिक्स है, अब ये क्यों नहीं पच पाता है, क्या बोलना चाह रहे थे भूल गए, फिर याद आएगा तो पूरा। मेरे को आजकल माइंड को कम रेस्ट मिला है ना, बहुत सारा चीज भूल रहा हूँ। केराटिन नहीं पचता लेकिन कोलेजन पचता है। हाँ, कोलेजन पच जाता है। ओके, एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे थे, माइंड से निकल गया, अभी था माइंड में। अच्छा आएगा तो बता देंगे। चलो प्रोटीन क्वाटरनरी टर्सरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। सी, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आप समझ जाओगे, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। The overall three-dimensional arrangement of all atoms in a protein is referred to as the protein's tertiary structure. Clear to ये definition हो गया tertiary structure का। Secondary structure का क्या definition था? A segment of a protein showing a similar dihedral angle patterns, तो वो था। और यहाँ पर क्या है, overall थ्री डायमेंशनल, पूरे प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है, स्ट्रक्चर है, कन्फिगुरेशन है, कन्फर्मेशन है,
यह जो है यानी टोटल कह लीजिए अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन ए प्रोटीन, ठीक है, दैट विल बी रेफर्ड एज प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? यस सर। हाँ, हम ये बोलना चाह रहे थे, देखो अभी याद आया, ये पच जाता है और ये नहीं पचता है, और इसी वजह से बाल को एज ए फूड सोर्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, जबकि कितना ये हो सकता है, ये प्रोटीन बेकार जाता है। कोलेजन जो है, कोलेजन आइसोलेट करके, जिलेटिन का नाम सुने हो? यस यस सर। जिलेटिन जो है वो कोलेजन से ही बनाया जाता है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है इसमें, समझे? तो जिलेटिन इज ए फूड सब्सटेंस। किसमें, केक वगैरह में डालते हैं क्या? कहाँ डालता है? यस। बाल को स्ट्रेट करना है सर। हाँ, क्या बोल रहे राहुल? हेयर को स्ट्रेट कर देते सर। क्या हेयर को स्ट्रेट करने के लिए तो दूसरा चीज है। हेयर को स्ट्रेट करने के लिए तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तब हेयर स्ट्रेट होगा, और हेयर स्ट्रेट करने का नेचुरल तरीका क्या है पता है? बाल को पानी से भिंगा लो, बाल को पानी से भिंगाओगे तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो है बाल के ऊपर जो प्रेजेंट, ये दोनों डबल, ये क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स जो है बाल का, सुपर क्वाइल अराउंड ईच अदर, आर ग्रुप किधर है, बाहर की तरफ है, प्रोट्रूड आउट है, और हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज इसमें भरे हुए हैं, अमाइनो एसिड खूब है, उस सब का हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो है आर ग्रुप बाहर की तरफ है, तो बाल को पानी से भिंगाओगे तो ये आर ग्रुप में जो है